ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये लाइंस एक दोस्ती पर कायम हैं। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी ही है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और दिल दहला देने वाली कहानी में, जो कि एक गांव की है जहां बचपन से साथ रहती थीं दो लड़कियां। उनमें से एक की किसी कारणवश डेथ हो गई और जब दोस्ती निभाने की प्रॉमिस सामने आई तो वो पूरे गांव के लिए एक मिस्ट्री बन गई। बताता हूँ कैसे, पर कहानी को बताने से पहले ऐसे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक गांव में दो लड़कियां रहती थीं जिनके नाम थे चारू और रीता। इनकी दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में हुआ करते थे। स्कूल साथ जाना, साथ साथ खेलना और हर कामों में साथ रहना, जैसे एक सच्चा दोस्त साथ रहता है हर काम में। दोनों की फैमिली अलग अलग थी, पर उन दोनों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये अलग अलग फैमिली से हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप ही इतनी गहरी थी। तो एक दिन क्या होता है कि चारू और रीता स्कूल से आते हैं एकदम ठीक ठाक बढ़िया। चारू अपने घर चली जाती है और रीता अपने घर चली जाती है। उससे पहले आपस में बात हो चुकी होती है कि जल्दी से खाना खाकर ट्यूशन जाना है, तो प्लीज जल्दी करियो, हर बार लेट हो जाते हैं तो डांट पड़ती है। उस साल वो 12th क्लास में थी, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी बातचीत होगी। करीब आधे घंटे बाद रीता के घर से रोने की आवाज आने लगी। चारू और उसकी फैमिली उसके घर की ओर को दौड़ पड़ी और वहां जाकर पता लगा कि रीता की डेथ हो गई। चारू रीता को इस हालत में देखकर वो एकदम सदमे में चली गई। अगले 4-5 दिन तक चारू को कोई होश नहीं, खाना भी कोई और ही खिला रहा था। उसे ये समझ लीजिए कि जैसे जिंदा लाश होती है ऐसे बन चुकी थी चारू। रीता के घर वाले और चारू के घर वाले दोनों ही फैमिली चारू से सवाल कर रही थी कि तुम दोनों के साथ कुछ हुआ है क्या, स्कूल में कुछ हुआ हो या फिर रास्ते में किसी ने कुछ कहा हो। पर चारू शांत थी क्योंकि वो सदमे से बाहर ही नहीं आ रही थी। उसके बाद डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि चारू से ज़्यादा सवाल मत करना, क्या पता ये भी कोमा में चली जाए, तो इसको रेस्ट दो कुछ दिन का, ये कुछ दिन बाद अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी। पर साथ के साथ डॉक्टर ने एक चेतावनी भी दी थी कि अगर तुमने इसको सच अभी बता दिया तो इसकी पूरी याददाश्त भी जा सकती है, तो प्लीज़ कुछ दिन तक छिपा कर रखना, तब तक इसकी तबीयत पूरी सुधार में ना आ जाए। उसके बाद 10 से 15 दिन गुजरे। चारू धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, वह सदमे से बाहर आ रही थी, पर उसकी जुबान पर एक ही नाम था, मम्मी रीता को बुला दो, पापा रीता को बुला दो, हम ट्यूशन के लिए लेट हो रहे हैं। वो लड़की कहाँ गई, उसे दिखाई नहीं देता क्या कि मैं वेट कर रही हूँ उसका। अब किसी के पास क्या ही जवाब था उसको देने के लिए। उसकी फैमिली ने हार कर जवाब दिया कि रीता आ जाएगी कुछ दिनों में, वो अपनी मौसी के यहाँ गई है, तुम चिंता मत करो, वो बहुत जल्दी आ जाएगी, तुम खाना वाना खाओ, बेचिंता रहो, वो एक फंक्शन में गई है। उससे उस वक्त तो झूठ बोल दिया, पर जैसे जैसे धीरे धीरे वो चारू कवर होती गई तो उसे सच का पता लग गया, पर वो इस दर्द को अंदर ही दबा कर रखती और फैमिली के सामने एकदम नॉर्मल बनने का दिखावा करती। करीब पूरे 4 महीने लगे रीता की यादें अपने मन से हटाने में, पर वक्त दोबारा पलटी लेगा, चारू ने ऐसा सोचा तक नहीं होगा। एक रात चारू सोई हुई थी आराम से अपने घर में, तो उसके साइड में ही टेबल पर एक पानी का जग रखा हुआ था। वो अचानक झटके से गिर गया, बहुत तेज आवाज हुई। अचानक चारू की आंख खुल गई, वो एकदम झटके से बैठ गई। उसने आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था, जग नीचे गिरा हुआ था। तो चारू ने सोचा, अरे यार बिल्ली होगी, छोड़ गिरा गई होगी, छोड़ सो जाती हूँ। फिर चारू ने वापस आसपास देखा, डोर भी बंद और विंडो भी बंद, तो बिल्ली आई कहाँ से। फिर वो इन सबको देखकर कि हो सकता है भूकंप आया हो,
सो जा, सुबह को देखती हूँ क्या हुआ होगा, अभी आराम करने दे, नींद भी आ रही है बहुत तेज, थक चुकी हूँ काम से मैं। तो वो दोबारा सो जाती है। दोबारा लेटने के बाद उसके सर पर कोई अचानक हाथ फेर रहा होता है। चारू पहले हल्की हल्की सी कुलमुलाती है, फिर वापस से उसके मतलब सर पर हाथ फेरता है कोई, जैसे कोई एंटिटी हाथ फेर रही हो। चारू झटके से उठती है। कौन है यहाँ, कौन है, सामने आओ। वो सामने नहीं आता, जो भी होता है जो उसके सर पर हाथ फेर रहा होता है। चारू ने फिर दोबारा बोला, आ रहे हो नहीं आ रहे हो सामने, या फिर घर वालों को आवाज मारूं। इतना सुनते ही धीमे से एक आवाज आती है, चारू तूने मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ। चारू ये सुनकर पूरी तरह डर गई। वो एक ही जगह एकदम कांपने लगी। तभी वो अनजान आवाज दोबारा बोलती है कि चारू तू अपनी दोस्ती को कैसे भूल गई इतनी जल्दी, तुझे याद नहीं आती मेरी। चारू अब पूरी भावुक हो चुकी होती है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तभी एक धुंधली सी परछाई चारू को नजर आती है, जो कि रीता की होती है, और वो देखती है कि रीता भी रो रही होती है। चारू उसे देखते ही हक करने के लिए दौड़ पड़ती है, पर वो भूल जाती है कि वो एक आत्मा है। आपस में एक दूसरे को देखकर ऐसे ही रोते रहते हैं। फिर अचानक रीता बोलती है कि यार सॉरी, मैं तो नहीं आ सकती वापस, पर तू आ जा यार हमारी दुनिया में, तू तो आ सकती है और मैं तुझे ही लेने आई हूँ यहाँ। रीता चारू से जिद करने लग जाती है कि मेरी बहन तू चलना मेरे साथ, चारू प्लीज़ चलना यार, वहाँ पर तो कोई फैमिली भी नहीं है, ना तो फैमिली का डर और ना किसी और का, यहाँ पर तो बस अपनी मर्जी चलती है। वह चारू को बहलाने लगी, पर चारू नहीं मानती। वह सीधा बोल देती है कि मेरी फैमिली है यार यहाँ, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, और उनसे मैंने कहा भी कि रीता के साथ जाना है तो वह वैसे ही मना कर देंगे, और प्लीज़ तू भी आ जाना यार रीता वापस, देखियो तेरी फैमिली डेली रोती है तेरी फ़ोटो के सामने, तो प्लीज़ आ जाना। अब रीता को गुस्सा आ चुका होता है। चारू उसे देख रही होती है, यार आ जाना, यार आ जाना। रीता गुस्से से लाल पीली हो जाती है। रीता अचानक वहां से गायब हो जाती है। फिर इन सब बातों को अगले दिन चारू अपनी फैमिली को बताती है कि रीता आई थी कल मेरे कमरे में और वो जिद कर रही थी कि तू मेरे साथ चल। उसके घर वाले हंसने लगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू दिन रात उसकी बात करती रहती है ना, तो वो तेरे सपने में आई होगी, छोड़ उसको, सोचना भूल पहले, तभी वो तेरे सपने में आना बंद होगी। ऐसे कुछ नहीं होता, अपने पढ़ाई में मन लगाओ और नए दोस्त बनाओ, रीता जैसी और मिल जाएंगी। बेटा रीता को अब भूल जा। अब चारू उनसे क्या बोलती। चारू ने भी कह दिया कि हाँ ऐसे हो सकता है कि शायद मैं उसकी यादें पूरी तरह नहीं मिटा पाई हूँ अभी अपने मन से। पर उस रात के बाद चारू को कुछ चीजें अजीब लगने लगी, जैसे उसके कमरे में कोई हमेशा खड़ा रहता हो, या फिर वो कोई काम करती, कोई उस पर हमेशा नजर रख रहा हो, या फिर चुपके से उसे कोई देख रहा हो। चारू को ऐसा हमेशा लगने लगा। चारू के अंदर धीरे धीरे डर पैदा हो रहा था, पर वह हर बार इग्नोर कर देती थी कि शायद ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। पर चारू नहीं जानती थी जो रीता उसकी दोस्त थी वह उसे और ज़्यादा परेशान करने लगी थी, और चारू के कानों में बस हमेशा एक ही गाना सुनाई देता था बार बार, जो उसकी दोस्त और वो एक साथ गाया करते थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। चारू इन सब बातों से कई दिनों तक उलझती रही, यहाँ तक कि उसने अपनी फैमिली को भी बताया, और उसकी फैमिली ने डॉक्टर, तांत्रिक, पुजारी सबको दिखा लिया और सबसे कहा कि इसकी दोस्त बार बार इसको तंग करती है।
पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर चारू को एक तांत्रिक बाबा ने एक धागा बना कर दिया और उसमें कुछ गांठें लगा कर दी और कहा कि इसे अपने गले में डालकर रखना बेटा हमेशा, फिर तुम्हें कोई आवाज नहीं आएगी और जो तुम्हारी दोस्त है वो भी आसपास नहीं भटकेगी और तुम्हें अच्छा फील होगा। फिर चारू ने वो धागा पहन लिया। उसके बाद 10-12 दिन उसके बहुत अच्छे से गुजरे। फिर एक दिन चारू और उसकी फैमिली खेत पर गए हुए थे। गेहूं काटने के दिन चल रहे थे। तो चारू की फैमिली को भूख लगने लगी। तो चारू की फैमिली कहने लगी कि बेटा चारू, तू खाना बना ला, ऐसे कर और जल्दी आ जाइयो वापस, खाना बनाकर हमें भूख लग रही है। तो चारू कहती है कि हाँ ठीक है पापा, मैं चली जाती हूँ अभी, और अब आई 1 घंटे में वापस नहा धोकर और खाना भी ले आऊंगी तुम्हारे लिए। उसके बाद मैं तुम्हें खाना देकर सीधा ट्यूशन निकल जाऊंगी। तो चारू इतना कहने के बाद वह अपने घर वापस आ जाती है। घर आना वह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, वो भी अकेले। अब चारू घर आ जाती है और कहती है कि जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद उन्हें खाना भी लेकर जाना है और मेरे को नहाना भी है। तो 1 घंटे के अंदर सारे काम करने हैं मुझे। तो जल्दी जल्दी में चारू करने लग जाती है, पर उसे नहीं पता होता कि जल्दबाजी हमेशा कुछ ना कुछ घटित कर देती है, वो भी बहुत गलत। और चारू के साथ कुछ ऐसा ही हो जाता है। बताता हूँ क्या होता है। चारू अपने घर की सफाई वगैरह करके वो नहाने चली जाती है और नहाकर जैसे ही बाहर निकलती है तो वह अपने बालों को नीचे झुककर टॉवल से झाड़ रही होती है कि जल्दी सूख जाएंगे और पानी भी निकल जाएगा। तभी जो उसके गले में धागा पड़ा हुआ होता है वह झटके से नीचे गिर जाता है। उसके बाद असली खेल स्टार्ट हो जाता है। रीता की आत्मा उसे अचानक पोजेस्ड कर लेती है और चारू को पूरी तरह हिला कर रख देती है। चारू एक जगह खड़ी खड़ी हिलती रहती है। तभी वह कहती है कि तूने मेरे लिए धागा बनवाया था, अब क्या करेगी? अब तो मैं तेरे शरीर के अंदर हूँ और ये मौका मैं नहीं गंवाऊंगी। चारू अब कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि घर अंदर से बंद था और पूरा घर खाली था। वह अकेली थी उस घर में और वो भी पोजेस्ड कर ली रीता की आत्मा ने। अब रीता उसे बहुत ज़्यादा तंग करने लगी। वह इधर उधर सर मारने लगी कि तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं तुझे लेकर ही जाऊंगी। तभी रीता की नज़र जो उसके अंदर आत्मा हुई होती है, मतलब चारू की नज़र घूमती है। उसे एक खुंटी नज़र आती है। खुंटी मतलब एक सरिया टंगी होती है, जैसे कि गांव में कुछ सामान टांगने के लिए लगा देते हैं। वह सरिया लगी होती है दीवार पर। चारू उस सरिया से सारा सामान हटाकर वह झटके से दौड़ी दौड़ी आती है और उस पर जंप मार देती है। वह सरिया उसके पेट में घुस जाती है और पूरे में ब्लड हो जाता है। वह ऊपर लटकी लटकी अपनी सांस छोड़ देती है और चारू की वहीं पर डेथ हो जाती है। रीता अपना बदला पूरा कर चुकी होती है क्योंकि रीता बोल चुकी थी चारू से, मैं तुझे किसी भी हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सब बात रिकॉर्ड हुई उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से। घर वाले इंतजार कर रहे थे भूखे प्यासे कि चारू आने वाली होगी। इतना करते करते 4 घंटे बीत गए पर चारू नहीं आई। उसका भाई तभी कहने लगा कि पापा मैं देख कर आता हूँ, पता नहीं चारू क्यों नहीं आई। उसका भाई घर पहुंचा। उसने आवाज लगाई घर के बाहर खड़े होकर, चारू। वह घर का दरवाजा पीटने लगा। घर का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी बंद थी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आवाज कहां से आती? चारू तो जिंदा थी नहीं, उसकी तो डेथ हो चुकी थी। तभी कुछ देर बीत गए, 10 से 15 मिनट उसको आवाज मारते मारते वहां पर पब्लिक इकट्ठा हो गई गांव की। तो उसके भाई ने और गांव वालों की मदद लेकर घर का दरवाजा तोड़ दिया और जो उसने देखा वो भी सन्न हो गया एकदम।
चारू एक खूंटी पर लटकी हुई थी। पूरे फ्लोर पर ब्लड ही ब्लड हो रहा था और उस ब्लड से कुछ लिखा हुआ था फ्लोर पर ही कि मैं अपनी दोस्त को ले जा रही हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, अब इसे भूल जाओ, हम दोनों खुश होंगे वहाँ। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और सभी गांव वालों के लिए एक मिस्ट्री भी बन गई। पर अभी भी गांव वालों के मन में एक बात जिंदा है। वो अभी भी कह देते हैं कि चारू और रीता इस गांव को छोड़कर नहीं गए, वह यहीं पर हैं। कभी उस पेड़ के नीचे दिख जाते हैं जहां वो बचपन में खेला करते थे, या फिर किसी नहर पर बैठे दिख जाते हैं, या फिर रात को कहीं घूमते दिख जाते हैं, पर वह अभी भी इस गांव में ही हैं। इसका मतलब क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिली, या फिर वह किसी और चीज की तलाश में हैं, या कोई मिस्ट्री, या कोई सच, या फिर उनकी डेथ से जुड़ा कोई सवाल। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, डर की सच्चाई में बस आज इतना ही। मेरा नाम शाइनर, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।